इधर दूसरी तरफ मोरा का पिता निगरानी करने वाले यंत्र के जरिए जहाज पर हो रही हर छोटी बड़ी हरकत को देख रहा होता है। वह तुरंत आदेश देता है कि उस छोटे लड़के को किसी भी हाल में ढूंढा जाए। अब सोचने वाली बात यह थी, यह सब 1899 का समय है, जबकि दुनिया का पहला वीडियो रिकॉर्ड करने वाला निगरानी सिस्टम 1968 में बना था। तो फिर यह इतनी आगे की तकनीक यहाँ कैसे मौजूद हो सकती है? क्या तकनीक भी समय को पार कर आई है? उधर मोरा कप्तान को साथ लेकर सुरंग से गुजरते हुए फिर से उस बाहर वाले किले तक पहुंचती है। रास्ते में मोरा कप्तान को बताती है कि उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद धीरे धीरे याददाश्त खोने की बीमारी से पीड़ित हो गई थी। अपनी माँ को ठीक करने के लिए उसके पिता ने इंसानी दिमाग को समझने का काम शुरू किया और वही किला असल में उसकी माँ के लिए बनाया गया मानसिक अस्पताल था। जब दोनों उस जगह की एक दीवार तोड़ते हैं तो अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह जाते हैं। दीवार के पीछे जहाज का ढांचा दिखाई देता है। इसका मतलब साफ था, वे लोग कहीं और नहीं गए थे, न ही उन्होंने समय की यात्रा की थी। वे तो अब भी जहाज के अंदर ही थे। उसी दौरान वे दीवारों पर कुछ अजीब सी उगती हुई चीजें देखते हैं। मोरा जैसे ही उन्हें छूने आगे बढ़ती है, तभी डैनियल अचानक पहुंचकर उसे रोक देता है। यह देखकर कप्तान को डॉट शक हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि डैनियल डॉट शुरू से ही यहाँ हो रही हर बात जानता था। कप्तान उसे कैद करने ही वाला होता है कि तभी डैनियल एक रहस्यमय यंत्र निकालता है और सबके सामने कप्तान को जंगल के बीच पहुंचा देता है। हालांकि राहत की बात यह थी कि कप्तान की बंदूक मोरा के हाथ में आ जाती है। डैनियल मोरा से कहता है कि वह उसे सब कुछ समझाना चाहता है। वह बताता है कि यह सब असल दुनिया नहीं है। वह चाहता है कि मोरा जल्दी से अपनी याददाश्त वापस पाए। डैनियल यह भी कहता है कि वे दोनों 12 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन मोरा यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे अपनी शादी की कोई याद नहीं होती। आखिरकार मोरा डैनियल से वह रहस्यमय यंत्र अपने पास ले लेती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसी पल मोरा को कुछ याद आने लगता है। उसका मन अंदर से डगमगाने लगता है। वह अचानक बाहर खुले मैदान की ओर दौड़ पड़ती है और जोर जोर से अपने पिता का नाम पुकारने लगती है। गुस्से में वह अपने हाथ की बंदूक हवा में उछाल कर फेंक देती है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। हवा में दरार पड़ जाती है। मोरा आगे बढ़कर उसे छूती है और समझ जाती है कि यह एक पारदर्शी दीवार है। वह धीरे धीरे उसमें से एक पट्टी निकालती है और उसके पीछे फिर से जहाज का ढांचा दिखाई देता है। अब मोरा को पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब नकली दुनिया है और उसकी हर एक हरकत उसका पिता निगरानी यंत्रों से देख रहा होता है। इसी बीच जिस कप्तान को जहाज से भेज दिया गया था, वह किसी तरह गुप्त रास्ता ढूंढकर वापस चढ़ आता है, लेकिन वह यह देखकर सन्न रह जाता है कि वह अपने जहाज पर नहीं बल्कि भूतिया जहाज पर पहुंच गया है। उसके आसपास वैसे ही दिखने वाले अनगिनत जहाज खड़े होते हैं। तभी एक भयानक तूफान आ जाता है और परेशानी ये होती है कि बचे हुए लोगों में कोई भी जहाज चलाना नहीं जानता। उधर मोरा वापस जहाज के अंदर आकर सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि जल्दी से कप्तान को ढूंढा जाए। इसके बाद वह डैनियल के कमरे से जुड़ी गुप्त सुरंग में जाती है ताकि उस रहस्यमय आदमी का सच जान सके। सुरंग से निकलकर वह एक ऐसे घर में पहुंचती है जो उसे जाना पहचाना लगता है। अचानक उसकी याददाश्त थोड़ी और लौट आती है। उसे याद आता है कि यह वही जगह है जहां वह और डैनियल टॉक भी खुश रहा करते थे। और तभी सबसे बड़ा सच उसके सामने आता है। वह छोटा लड़का उन्हीं दोनों का बेटा है। इधर किले में बंद डैनियल भी बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लेता है। वह दीवार तोड़ता है और गुप्त रास्ते से आखिरकार फिर से जहाज पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वह मोरा को ढूंढ लेता है, डैनियल ने उसे बताया कि यह सब एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम है। हर बार यह सिमुलेशन 1 हफ्ते तक चलता है। वे लोग इस समुद्री इलाके में कई बार मौत के चक्र से गुजर चुके हैं। अगर इस सब को रोकना है तो मोरा को पहले अपनी याददाश्त वापस लानी होगी, क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि इस प्रोग्राम को तोड़ने की चाबी कहाँ छिपी है। अब प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। तभी मोरा को अचानक याद आया कि वह हमेशा अपने पास एक लॉकेट रखती है। उसने लॉकेट खोलकर देखा तो सच में उसके अंदर एक चाबी मौजूद थी। लेकिन इसी दौरान मोरा के पिता ने उस छोटे लड़के को पकड़ लिया। उसने शर्त रखी कि अगर वे अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें चाबी सौंपनी होगी। इसलिए डैनियल ने मोरा से कहा कि वह यहीं रुका रहे और इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी उसने खुद ले ली। कुछ ही देर बाद प्रोग्राम आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। पूरा जहाज समुद्र में बने एक भयानक भंवर में गिर गया। इसी बीच जो कप्तान अभी भी भूतिया जहाज पर था, उसने अपनी असली जहाज को अपनी आंखों के सामने समुद्र की सतह से ऊपर उठते हुए देखा। और हैरानी की बात यह थी कि उस पर मौजूद यात्री अब भी जिंदा थे। कप्तान से दोबारा मिलने के बाद
मोरा ने सबके सामने वह सच्चाई बता दी जो वह जानती थी। फिर उसने चाबी दिखाते हुए कहा कि यही एक चीज है जो सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकती है। लेकिन मोरा की याददाश्त अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी, इसलिए बाकी बातों को वह साफ साफ समझा नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि कप्तान को छोड़कर कोई भी वहां रुककर उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ डैनियल ने प्रोग्राम में घुसपैठ करके कोर्ट में बदलाव कर दिया और मोरा के पिता की निगरानी प्रणाली को बंद कर दिया। तभी मोरा के पिता को एहसास हुआ कि असल में मोरा कभी भी चाबी सौंपना ही नहीं चाहती थी। यह समझते ही उसके पिता ने मुख्य अधिकारी को भेजा और मोरा को दोबारा पकड़वा लिया। अब जाकर पिता ने पूरी सच्चाई बताई। दरअसल इस प्रोग्राम को बनाने वाली वह नहीं था, बल्कि खुद मोरा थी। जब मोरा अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे को मरते हुए देख रही थी तो वह यह सच्चाई किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पाई। इसी दर्द से बचने के लिए उसने यह वर्चुअल रियलिटी की दुनिया बनाई ताकि उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए इसी जहाज पर एक साथ जिंदगी जीता रहे। मोरा के पिता ने गुस्से में कहा, तुमने सबके लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। तुम्हारी वजह से ये सभी लोग यहाँ फंस गए हैं। अब मैं इस अजीब और डरावनी जगह से बाहर जा रहा हूँ और तुम सब कुछ भूल जाओगी। यह कहते ही उसने मोरा पर जोर से वार किया। मोरा वहीं बेहोश हो गई। मोरा के पिता ने चाबी वापस ली और काले पिरामिड को खोल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि डैनियल पहले ही कोड बदल चुका था। उसने पूरे गेम सिस्टम को हैक कर लिया था और अब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। इसका मतलब यह था कि अब चाबी किसी काम की नहीं रही। धीरे धीरे पूरी जहाज टूटने और बिखरने लगी। यह साफ संकेत था कि यह खेल अब खत्म होने वाला है। जब डैनियल ने फिर से मोरा को देखा तो उसे समझ आ गया कि वह सफल हो चुका है। इस बार मोरा की यादें मिटाई नहीं गई थीं। प्रोग्राम भी फिर से उसी चक्र में नहीं गया। अब एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला था। मोरा को सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, तभी वह असल दुनिया में वापस लौट पाएगी। इतना कहकर डैनियल ने एक नया प्रोग्राम प्रवेश द्वार निकाला, एक रंग बिरंगा पिरामिड। वह दरअसल एक नया प्रवेश द्वार था और इस बार उसे खोलने की चाबी मोरा की शादी की अंगूठी थी। जैसे ही अंगूठी पिरामिड में डाली गई, मोरा उसी पल असल दुनिया में जाग गई और उसने अपने सिर से मशीन को झटके से हटा दिया। चारों ओर नजर डालते ही उसे दिखा कि बाकी सभी यात्री अब भी मशीनों से बंधे हुए हैं और खिड़की के बाहर समुद्र नहीं बल्कि असीम और अंतहीन अंतरिक्ष फैला हुआ है। उसी समय पूरा जहाज अपने आप सक्रिय हो गया और मशीनें एक एक करके चालू होने लगीं। तब मोरा को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी पहला जीवन रक्षा मिशन पूरा किया है। इसके साथ ही प्रोमेथियस प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था और उस समय की तारीख 19 अक्टूबर 2099 थी। यहीं पर 1899 का पहला सीजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस सीरीज को उसी क्रिएटर टीम ने बनाया है जिसने पहले डार्क बनाई थी। इसलिए बहुत से दर्शक इन दोनों की तुलना करते हैं। कहानी की बनावट और दिमाग घुमा देने वाले अंदाज के बावजूद 1899 डार्क की तुलना में ज्यादा समझ में आने वाली सीरीज लगती है और पूरी एक सीजन देखने के बाद अधिकतर लोग इसकी कहानी की दिशा को साफ तौर पर समझ पाते हैं। यह कहानी 19वीं सदी के अंत की एक ऐतिहासिक रहस्यमयी यात्रा से शुरू होकर धीरे धीरे वर्चुअल रियलिटी और साइंस फिक्शन की दुनिया में पहुंच जाती है। पूरे शो में इतने ज्यादा सुराग और परतें बुनी गई हैं कि अंत तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ आपस में जुड़ने लगता है। और फिलहाल 1899 का पहला सीजन सिर्फ एक शुरुआत है। यह सीरीज आगे चलकर डार्क की तरह एक यादगार और चर्चित शो बन पाएगी या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और देखना होगा कि आने वाले सीजन में यह कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है और दर्शकों पर कितना गहरा असर छोड़ती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। इस सीरीज का यहीं समापन होता है। धन्यवाद।